अच्छा देखें, क्या हम लोग पढ़ रहे थे थियाजोलिडाइनिडियोन्स को पढ़ रहे थे, जिसमें रोजीग्लिटाजोन था, प्योग्लिटाजोन था। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है हमारी बॉडी के अंदर। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाती है? बाय एक्टिवेटिंग पीपीएआर गैमा रिसेप्टर्स को। ठीक है, पीपीएआर गैमा रिसेप्टर्स क्या है? पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। अब ये रिसेप्टर क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ एक रिसेप्टर होता है, जिसने मतलब रिसेप्टर है तो इससे आगे फिर फर्दर जीन की एक्सप्रेशन होनी होती है। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? ऐसी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है जो कि कार्ब और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो आपका ड्रग इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके कार्ब में आपको पता है वेरियस चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज भी इन्वॉल्व है। कार्ब और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रही होती है। ठीक है, एक जो प्राइमरी इफेक्ट है इस ड्रग का वो ये है कि ये ग्लूकोज की अपटेक को पेरिफेरल टिश्यूज में बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, जितने भी डायबिटीज़ वाले ड्रग्स होंगे उनका काम यही होता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकें और पेरिफेरी के अंदर या ब्लड के अंदर जो आपकी ग्लूकोज पड़ी हुई है उसको पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर भेजें, ताकि वो ग्लूकोज एटीपी के सोर्स के तौर पर यूज़ हो। ठीक है, दूसरा काम वही जो मैंने अभी बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और ये फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, इसको आपने देखना है ध्यान से। जैसे मेटफॉर्मिन था वो भी आपका पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल दोनों को कंट्रोल कर रहा था, ये ड्रग भी ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसको हम मोनोथेरेपी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या इंसुलिन के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं, या अगर थियाजोलिडाइनिडियोन को कोई किसी दूसरे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ मिलाकर देना चाहें तो उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये काम आपने देख लिया। एक बात याद रखने वाली है, पीपीआर गैमा रिसेप्टर को एक्टिवेट करना, बाकी जो है वो इसके काम वही हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करना, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाना इन पेरिफेरल टिश्यूज, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटीज़ पे अगर आप आएँ कि अगर हम इस ड्रग को अकेला यूज़ करें तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फर्दर इसकी वजह से क्या हो सकता है कि फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट जो है वो माइल्ड एनीमिया एडीमा वाला भी प्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा क्या है आपके पास कि एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया ना रोजीग्लिटाजोन, रोजी को रोज से याद कर लें। रोज आप क्या है मतलब थोड़ा सा हार्ट से रिलेट कर लें उसको, तो इसमें एमआई भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि रोज़ को या कोई और पौधा भी हो तो हमें उसको पानी भी देना चाहिए। पानी देना चाहिए तो आप उससे फ्लूइड रिटेंशन और एडीमा याद रख लें। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि फीमेल पेशेंट जो कि थियाजोलिडाइनिडियोन्स ले रही हों उनके अंदर बोन फ्रैक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। अगर आप किसी फीमेल को रोज़ देते हो तो क्या करेगी? आपकी हड्डियाँ तोड़ेगी, बोन फ्रैक्चर्स। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा क्या है कि पियोग्लिटाजोन और ग्लाइटाजोन ये क्या करती है? साइटोक्रोम P450 यानी P450 इंड्यूसर है। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स P450 इंड्यूसर हैं और ये बहुत सारे ड्रग्स की सीरम कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूसर हैं तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसे ड्रग्स जिन्होंने मेटाबोलाइज होना था CYP3A4 के ज़रिए से, अब CYP3A4 का तो काम बढ़ा हुआ है इस ड्रग की वजह से, तो बाकी सारे ड्रग्स जिन्होंने इससे मेटाबोलाइज होना था उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसमें हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और साइक्लोस्पोरिन है। कि अगर आप किसी को फीमेल को थियाजोलिडाइनिडियोन दे रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि साथ अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन या उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो गया उस ड्रग का। ठीक है, उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि एक कार्बोज आ जाता है, मिग्लिटोल आ जाता है। ठीक है, ये कार्ब के एनालॉग्स हैं और ये क्या करते हैं कि ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एक्ट करते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर को अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर देंगे। और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या कर रहा होता है कि जो आपके स्टार्च हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, वेरियस डाइसेक्राइड्स हैं, उन सब को ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। और फिर वो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आपके ब्लड में उन्होंने एब्जॉर्ब होना होता है। अगर आप क्या करते हो कि आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दे देते हो तो वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट हो जाएगा, कोई भी डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही वो आपके ब्लड में आएंगे। और जब वो ब्लड में नहीं आए
आएंगे, आपके ब्लड में कार्ब्स नहीं आएंगे तो फिर ब्लड के अंदर जो शुगर्स का लेवल है वो कम रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसका ना आप एक लाइन में ना, ये तो मैं आपको थ्योरी से पढ़ा रही हूँ, एक लाइन इसकी आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज नॉर्मली क्या करता है। एरो एरो के ऊपर अल्फा ग्लूकोसाइडेज लिखें, एरो के पीछे ओलिगोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स लिखें, और एरो हेड के आगे लिखें कि मोनोसैकेराइड्स। तो जब आप ऊपर से ड्रग को लिखें, क्या नाम है ड्रग का, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर या ए कार्बोस, तो उसके ऊपर इनहिबिट कर दें उस एंजाइम को, तो पूरा एक्शन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करता है ये। ठीक है। और लेकिन इसकी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने में इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। मोनोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिफोर मील लेते हैं क्योंकि ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, ये बातें आपको बड़ी माइनर सी लग रही होंगी कि ना ये फास्टिंग में भी यूज़ हो सकता है, ये पोस्ट प्रेंडियल में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अंदर से निकाल के वो ऐसा ऐसी के भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं हु आर यूज्ड विच आर यूज्ड ओनली इन for controlling postprandial blood glucose levels and which can be used for both postprandial and fasting glucose level control। ठीक है। तो ये आपने जो है वो इसको सेपरेटली लिखना है, अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि कौन कौन से ड्रग्स थे। टॉक्सिसिटीज में इसकी क्या है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वरना मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर जो है वो फोकस नहीं करती, लेकिन फार्मा में छोटी छोटी बात जो है वो एमसीक्यूज में भी आई होती है, एससीक्यूज में भी आई होती है, इसलिए मिनी कैटसन की एटलीस्ट कोई भी लाइन आपने नहीं छोड़नी होती। टॉक्सिसिटीज में हमारे पास क्या है कि डायरिया, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक है। तो आपने जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए ओरल ग्लूकोज दे सकते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं देनी क्योंकि सुक्रोज की एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी देर से होती है, इससे पहले कि वो बंदा जो है वो और कोमा में चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से और इफेक्ट्स हो जाएं, तो बेहतर है कि हम लोग इसको ओरल ग्लूकोज दे दें या डेक्सट्रोज दे दें, बट नॉट सुक्रोज। प्रेमलिनटाइड क्या है, ये जो छोटे छोटे ड्रग्स हैं ना, ये आप अपने टेबल के ऊपर ही ऐड कर लें, मैं तो आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। लेकिन आप अपने टेबल के ऊपर ही इसको ड्रग समरी टेबल के ऊपर ही ऐड करें, थ्योरी वाली चीज़ की जगह आपको टेबल रिवाइज करना एट दी एंड बड़ा आसान होगा। ठीक है। पेपर से आप 1.5 घंटा पहले भी बुक लेके बैठे तो सारे चैप्टर के टेबल्स आप रिवाइज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू के थ्योरी रिवाइज करें तो उसमें हर चैप्टर में 1-1 घंटा लगेगा आपको। फिर क्या प्रेमलिनटाइड है, प्रेमलिनटाइड जो है ये हमारे पास अमाइलिन का सिंथेटिक एनालॉग है। ठीक है। और अमाइलिन भी हमारे पास पैंक्रियाटिक बीटा सेल से प्रोड्यूस होने वाला है, एक हार्मोन है। ठीक है। अमाइलिन जो होता है ना वो ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी आपके जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन प्रेमलिनटाइड जो है वो सुप्रेस कर देता है ग्लूकागोन की रिलीज को, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है, और सीएनएस के अंदर जाकर भी काम करता है कि पर्सन को भूख ही कम लगे। ठीक है। प्रेमलिनटाइड को हम टाइप 2 डायबिटीज में कैसे यूज कर रहे होते हैं, नंबर 1 कि ग्लूकागोन की रिलीज को सुप्रेस करता है, नंबर 2 जो आपको पता है जो ग्लूकागोन है वो क्या है, hyperglycemia करवाने वाला, it is a hyperglycemic and it is a hormone that is naturally released in the body as a result of hypoglycemia। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ सटाइटी होती है, पेशेंट को लगता है कि भाई मेरा पेट भरा भरा है, उसको मजीद खाने की ज़रूरत नहीं है, और सीएनएस के अंदर जाकर भी एक्ट करती है कि उसको भूख भी कम लगे। ठीक है। जिसकी वजह से खाना कम खाएगा या ग्लूकोज उसकी बॉडी के अंदर आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है, उसको टाइम पे खाना चाहिए होता है अपना। अच्छा, तो क्या है कि मेजर एडवर्स इफेक्ट इसके ये हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया और जीआरटी की डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है। एक्सिनाटाइड जो है उसमें हमारे पास GLP-1 आ जाता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनक्रेटिन का एक मेंबर है, इनक्रेटिन हॉर्मोन्स की एक फैमिली है जिसमें GLP-1 जो होता है एक, जिसका GLP-1 एक मेंबर होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है हमारे पास, जो जब फूड जाती है हमारे बाउल में तो उसके रिजल्ट में ये इनक्रेटिन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। और GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 भी इसी फैमिली का एक मेंबर होता है। ठीक है।
इंक्रेटिन्स काम क्या कर रहे होते हैं? इंक्रेटिन्स जो हैं वो आपकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल से ग्लूकोज मतलब इंसुलिन को रिलीज कराने में इन्वॉल्व होते हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रिटार्ड करते हैं, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, फीलिंग ऑफ सेटाइटी क्रिएट करते हैं। ऑलमोस्ट जैसे काम प्रेमलिनटाइड करा रहा था वैसे ही आपका एक्सीनाटाइड या इंक्रेटिन्स भी आपके वैसे ही काम करा रहा होता है। ठीक है, प्रेमलिनटाइड भी ग्लूकागॉन की रिलीज को कम कर रहा था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर रहा था, फीलिंग ऑफ सेटाइटी क्रिएट करा रहा था, एपेटाइट को रिड्यूस करा रहा था, और ऑलमोस्ट ये सारे काम इंक्रेटिन भी कर रहा है। लेकिन इंक्रेटिन क्यों कर रहा है? जब फूड आपकी नॉर्मली की बात कर रही हूँ, जो फूड आपकी बाउल में आती है तब क्या होता है कि फूड के रिस्पॉन्स में पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज कराना इंक्रेटिन का काम होता है। ठीक है, और अमाइलिन जो है वो भी एक पैंक्रियाटिक, वो इटसेल्फ पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा होता है और अमाइलिन पे डिफरेंट काम कर रहा होता है जो कि हमने देखे। ठीक है, अच्छा, जो GLP-1 रिसेप्टर है ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है और ये CMP के लेवल्स को इंक्रीज करता है और इसके अलावा ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को भी आपके जो मतलब आपकी कंसंट्रेशन है कैल्शियम की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन उसको भी बढ़ा देता है। एक्सिनाटाइड जो है ये भी GLP-1 का ही एक एनालॉग है। इसको हम कॉम्बिनेशन विद अदर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये है कि ये GIT की डिस्टर्बेंसेस करा सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और पेंक्रियाटाइटिस भी करा सकता है। पेंक्रियाटाइटिस एक रेयर सा एडवर्स इफेक्ट है, तो ये आपने याद रखना है कि GLP-1 जो है वो आपका क्या करा रहा था, क्या नाम है इसका, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी करा सकता है। ठीक है, तो एक्शन प्रेमलिनटाइड का और GLP-1 का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, सीटाग्लिप्टिन। ये हमारे पास क्या है कि DPP4 का इनहिबिटर है। DPP4 क्या था? ये एक एंजाइम है, ठीक है, जिसने GLP-1 को और अदर इंक्रेटिन्स को इनहिबिट करना होता है।